मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। गोली भारतीय साइंसदान की खोपड़ी के एक हिस्से को उड़ाती हुई सामने दीवार पर लगे आईने से टकराई और आईना चिकनाचूर हो गया। भारतीय साइंसदान मुंह के बल आगे को गिर पड़ा। इमरान ने जल्दी से उसे पीछे से बाजू में हाथ डालकर उठाया और घसीट कर कैबिन के अंदर डाल दिया। उसकी खोपड़ी का एक हिस्सा बिल्कुल उड़ गया था और बेजा बिखर चुका था। भारतीय साइंसदान की लाश को कैबिन में डालकर उसने कैबिन का दरवाजा आहिस्ता से बंद किया और पिस्तौल जैकेट की जेब में डालकर खामोशी से बाथरूम से बाहर निकल गया। नीम रोशन कॉरिडोर खाली पड़ा था। इमरान जब पहली बार बाथरूम का जायजा लेने आया था तो उसने देख लिया था कि राहदारी में से एक दरवाजा दूसरी तरफ जाता है। ये दरवाजा किस तरफ जाता है ये इमरान को मालूम नहीं था। बाथरूम से निकलते ही वो बाथरूम की तरफ जाने के बजाय राहदारी के दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे को ताला नहीं लगा हुआ था। उसने दरवाजे का पट आहिस्ता से खोला और अंदर चला गया। वहां 0 वाट का बल्ब जल रहा था। ये कोई पुरानी चीजों का स्टोर था। उसका एक और दरवाजा था जो सामने की जानिब था। इमरान तेजी से उस दरवाजे की तरफ आया और उसकी चटखनी खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर झाड़ियां और दरख्त थे, अंधेरा छाया हुआ था। वो झुक कर झाड़ियों में से गुजरता सामने की तरफ चलने लगा। कोई 30-35 फुट के फासले पर दीवार आ गई। ये ओल्ड ऑफिसर क्लब की पिछली दीवार थी जो 4 फुट के करीब ऊंची थी। इमरान को इसी दीवार के पार जाना था। वो दीवार को फांद कर उसकी दूसरी जानिब झाड़ियों में आ गया। वो दाईं जानिब चलने लगा। उसके अंदाजे के मुताबिक दीवार के पीछे जिस सूखे दरख्त के पास आने के लिए कश्मीरी कमांडोज ने उसे कहा था वो इसी तरफ हो सकता था। चंद कदम चला होगा कि किसी ने झाड़ियों में से निकलकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इमरान ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में उसे खेस की बुक्कल वाला एक देहाती दिखाई दिया। किधर जा रहे हो? हम उस तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमरान ने उसे पहचान लिया था। ये अपना आदमी था। उसने कहा जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। कश्मीरी मुजाहिद तेज तेज कदमों से ढलान उतरने लगा। इमरान भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो बड़ी तेजी से ढलान उतर रहे थे। झाड़ियों की शाखें इमरान से उलझ रही थी। नीचे एक घाटी आ गई। वहां एक और कश्मीरी मुजाहिद उनके इंतजार में मौजूद था। उसने दोनों को आते देखा तो कुछ बोले बगैर तेज कदमों से खाई में एक तरफ चलने लगा। वो तीनों रात की तारीकी में एक दूसरे के आगे पीछे चल रहे थे। इमरान ये सोचकर जरूर परेशान हो रहा था कि मुमकिन है कि इस वक्त तक क्लब में भारतीय साइंसदान के कत्ल का इल्म हो गया हो। इसका मतलब था कि कैप्टन हेनरी की सिक्योरिटी स्क्वाड और क्लब के दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स ने क्लब के सारे इलाके को घेरे में लेकर कातिल की तलाश शुरू कर दी होगी। इमरान की अदम मौजूदगी में कैप्टन हेनरी को यकीन हो गया होगा कि इमरान ने ही भारतीय साइंसदान को कत्ल किया है। ऐन मुमकिन है कि उसने फौजी कैंप में वायरलेस पर भारतीय साइंसदान के कत्ल की इतला कर दी हो और पूरा फौजी यूनिट इमरान की तलाश में निकला हो। फौज के सामने रात का अंधेरा कोई हैसियत नहीं रखता। वो रोशनी के राउंड फायर करके पूरे जंगल को रोशन कर सकती है। भारतीय साइंसदान भारत की हुकूमत और फौज का अहम आदमी था और उसे फौज की हिफाजत में दिया गया था। फौज का इस तरह से अलर्ट हो जाना इमरान के लिए उस वक्त तक मुसीबत बन सकता था जब तक कि वो किसी खुफिया ठिकाने पर चुप नहीं जाता। लेकिन मालूम हो रहा था कि खुफिया ठिकाना अभी बहुत दूर है। दोनों कश्मीरी मुजाहिद उसे लेकर घाटी में चले जा रहे थे। इमरान को यही फिक्र लगी थी कि कहीं अचानक रोशनी राउंड के फायर होने के साथ सारा आसमान और जंगल रोशन न हो जाए और उसे देख न लिया जाए। घाटी में एक खुश्क बरसाती नाला था जिसके पत्थरों से उलझते वो चले जा रहे थे। आखिर इमरान से रहा ना गया। उसने अपने आगे जाने वाले कश्मीरी मुजाहिद से पूछा हमें अभी कितना चलना होगा? कश्मीरी मुजाहिद ने चलते चलते पूछा क्या थक गए हो? इमरान ने कहा मैं थक नहीं गया। मुझे सिर्फ ये डर है कि मेरी तलाश में निकले हुए फौजी कहीं इस तरफ न निकल आए। कश्मीरी मुजाहिद ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, हम महफूज इलाके में आ गए हैं। इमरान के ख्याल के मुताबिक उस वक्त वहां कोई इलाका उसके लिए महफूज नहीं था। वो भारत की एक ऐसी बड़ी शख्सियत को कत्ल करके आया था जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी फौज को सौंपी गई थी। ये फौज की शिकस्त थी कि उसकी जेरे हिफाजत आए हुए इंसान को कातिल कत्ल करके फरार होने में कामयाब हो जाता है। लेकिन शायद ये बात कश्मीरी मुजाहिदीन की समझ में नहीं आ रही थी। इमरान ने उन्हें सिर्फ इतना ही कहा प्लीज यहाँ से जल्दी निकले। कश्मीरी मुजाहिदीन में से किसी ने कोई जवाब न दिया। वो उसी तरह चलते रहे। इमरान भी उनके दरमियान चलता गया। पहाड़ी की ढलान खत्म हो गई थी। वो ऊंचे पहाड़ों के दरमियान रेतले मैदान में से गुजरने लगे। रेतला मैदान एक जंगल में जाकर खत्म हो गया। अब वो जंगल के दरख्तों में दाखिल हो गए। ये कोई घना जंगल नहीं था। फासले फासले पर दरख्त खड़े थे। दरमियान में कहीं कहीं झाड़ियां उगी हुई थी। आखिर ये जंगल भी खत्म हो गया। इमरान ने सितारों की फीकी रोशनी में देखा कि वो एक कच्ची पहाड़ी सड़क पर आ गए हैं जहां एक तरफ जीप खड़ी है। इमरान भी कश्मीरी मुजाहिदों के साथ जीप में बैठ गया। जीप की बत्तियां रोशन नहीं की गई थी। जीप कच्चे पहाड़ी रास्ते पर हिचकोले खाती एक तरफ को जितनी तेज रात के अंधेरे में चल सकती थी रवाना हो गई।
जीप एक टीले के गिर चक्कर काट कर दूसरे टीले की चढ़ाई चढ़ने लगी। दूसरे टीले से उतरने के बाद जीप एक तरफ दरख्तों में जाकर रुक गई। कश्मीरी मुजाहिद जीप से उतर आए। एक ने इमरान से कहा, हमारे दरमियान में आ जाओ। इमरान उनके दरमियान में आकर चलने लगा। दो टीलों के दरमियान एक रास्ता बना था। उसमें से गुजर कर वो दूसरी तरफ निकले तो अचानक दोनों जानिब से दो आदमी जिन्होंने मुंह छुपा रखे थे शॉट गन्ने तान कर सामने आ गए। कौन हो, रुक जाओ। जो कश्मीरी मुजाहिद आगे आगे था उसने कश्मीरी जुबान में कुछ कहा। दोनों जवान अंधेरे में एक तरफ हट गए। आगे दरख्तों के नीचे लकड़ी का एक झोंपड़ा बना हुआ था जिसके बाहर एक आदमी पत्थर पर कंबल ओढ़ कर बैठा हुआ था। कश्मीरी मुजाहिदीन को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में भी शॉटगन थी। उसने आगे बढ़कर लकड़ी के कैबिन नुमा झोंपड़े का दरवाजा खोल दिया। अंदर एक धीमी रोशनी वाली लालटेन रोशन थी। फर्श पर दरी बिछी थी। इधर उधर 4-5 मोटे कंबल तय करके रखे हुए थे। जिस आदमी ने दरवाजा खोला वो बाहर ही रहा। दोनों कश्मीरी मुजाहिद इमरान के साथ अंदर आ गए। वो बैठ गए, इमरान भी बैठ गया। उनमें से एक मुजाहिद ने इमरान से कहा, यहाँ तुम महफूज हो गए, ये बताओ क्या तुम्हारा मिशन पूरा हो गया था? इमरान ने कहा, जी हाँ, जिस काम के लिए मैं वहां गया था वो काम मैंने कर दिया है, मुबारक हो, जज़ाकल्लाह। दोनों मुजाहिदों ने बैयक जुबान कहा। थोड़ी देर में वहां प्यालों में सब्ज चाय आ गई। वो सब्ज चाय पीने लगे। इमरान को सब्ज चाय ने ताज़ा दम कर दिया। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने पाकिस्तान बल्कि आलमी इस्लाम के दुश्मन नंबर 1 भारतीय साइंसदान को कत्ल कर दिया था। इसके कत्ल होने से न्यूक्लियर वार हेड वाले फिजा में मार करने वाले रॉकेटों का फार्मूला हमेशा के लिए जाया हो गया था। बाफर्ज महल इस फार्मूले की कोई कॉपी अगर एटॉमिक मिशन की किसी सीक्रेट फाइल में मौजूद भी थी, फिर भी भारतीय साइंसदान की अदम मौजूदगी के बायस न्यूक्लियर वार हेड रॉकेटों का मंसूबा कम से कम 6 साल के लिए पीछे चला गया था और इस दौरान पाकिस्तान को इन रॉकेटों का तोड़ ईजाद करने के लिए वक्त मिल गया था। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। उनमें से एक मुजाहिद का नाम समद था, दूसरे मुजाहिद का नाम अब्दुल गनी था। समद ने इमरान से कहा, तुम सुबह तक यहाँ आराम करो, हम यहीं मौजूद रहेंगे। सुबह फिरोज भाई को तुम्हारी कामयाबी की रिपोर्ट पहुंचा दी जाएगी। इसके बाद फैसला किया जाएगा कि तुम्हें यहाँ से कहाँ पहुंचाना है। दोनों मुजाहिद चले गए। इमरान कंबल ओढ़कर वहीं लेट गया। सर्दी खूब पड़ रही थी। वो काफी पैदल चला था। कुछ देर बाद ही वो सो गया। उसे बड़ी गहरी नींद आई। सुबह वो काफी दिन चढ़े उठा। झोंपड़े से बाहर निकलकर उसने देखा कि बाहर एक दरख्त के नीचे छोटी सी अलग थलग झोंपड़ी थी जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था। चूल्हे पर एल्यूमिनियम का देगचा चढ़ा हुआ था। इमरान को देखकर बूढ़ा आदमी उठकर उसके पास आ गया, कहने लगा, चाय पी लो। मालूम हुआ कि ये वही आदमी है जो रात को उन्हें लकड़ी के बड़े कैबिन के बाहर पत्थर पर कंबल ओढ़े गन लिए बैठा मिला था और जिसने उठकर दरवाजा खोला था। इमरान ने मुजाहिद समद और अब्दुल गनी के बारे में पूछा। उसने कहा वो मुंह अंधेरे चले गए थे, कह गए थे कि तुम यहाँ से कहीं मत जाना। इमरान ने चाय और देसी घी के पराठे का नाश्ता किया और कैबिन के अंदर ही दरी पर बैठ गया। उसने जैकेट की जेब में से पिस्तौल निकाल कर देखा। उसके मैगजीन को खोला तो उसमें से 2 गोलियां फायर हो चुकी थी। मालूम हुआ कि रात को उसने साइंसदान की खोपड़ी में 2 गोलियां फायर की थी। उसने पिस्तौल का सेफ्टी कैच दबाया और उसे जेब में रख लिया। दिन रोशन था, धूप निकली हुई थी, मौसम सर्द था, दरख्तों में परिंदे अभी तक चहचहा रहे थे। वो कैबिन में खिड़की के पास बैठा बाहर का मंजर देखता रहा। इतने में दरवाजा खुला और बूढ़ा अंदर आकर बोला, फिरोज भाई आया है। ये कहकर वो बाहर निकल गया। दूसरे लम्हे मुजाहिद फिरोज अंदर दाखिल हुआ। वो मुस्कुरा रहा था। उसने अस्सलाम वालेकुम कहकर बड़ी गर्मजोशी से इमरान के साथ हाथ मिलाया और बोला, मिशन की कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भारतीय साइंसदान के कत्ल की खबर सारे शिमले में फैल चुकी है। फौज और सेंट्रल इंटेलिजेंस के आदमी छापे मार रहे हैं। इमरान ने पूछा, आपका ऑफिस तो महफूज है ना? मुजाहिद फिरोज ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे लिए ये कोई नई बात नहीं है और फिर हमने यहाँ अपना ऐसा असर और सुख बना रखा है कि किसी को हम पर शक पड़ ही नहीं सकता। इमरान ने कहा, लाला अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। मेरा मिशन यहाँ खत्म हो चुका है। अभी तुम्हारा बाहर निकलना मुनासिब नहीं। कैप्टन हेनरी ने, उसके स्क्वाड ने और क्लब के सिक्योरिटी स्टाफ के आदमियों ने तुम्हें रात को देख लिया था। वो तुम्हें पहचान सकते हैं क्योंकि भारतीय साइंसदान का कातिल तुम्हें ही कहा जा रहा है। पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस तुम्हारी तलाश में जगह जगह छापे मार रही है। इमरान बोला, मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है और फिर यहाँ भी मेरा ज्यादा देर ठहरना मेरे और तुम्हारे और दूसरे मुजाहिदीन के लिए खतरे का बायस हो सकता है। मुजाहिद फिरोज ने पूछा, तुम यहाँ से किस तरफ जाना चाहोगे? इमरान बोला, मैं यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से बम्बई अपने बेस कैंप में ही जाऊंगा। मुजाहिद फिरोज के चेहरे पर गौर फिक्र के असरात उभर आए थे। मैं तुम्हारी बरास्ता सूलन चंडीगढ़ दिल्ली जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता क्योंकि इस सारे रास्ते में पुलिस और CID फैली हुई है। सिर्फ एक ही किसी हद तक महफूज रास्ता मुझे नजर आता है। वो कौन सा रास्ता है? इमरान ने पूछा। मुजाहिद फिरोज ने कहा, वो ये कि तुम यहाँ से देहरादून जाओ, वहां से हरिद्वार जाओ और हरिद्वार से बरास्ता नजीबाबाद, नगीना, बजनूर, मुरादाबाद पहुंचो। मुरादाबाद से ही तुम्हें दिल्ली जाने वाली गाड़ी मिल जाएगी। मुरादाबाद से दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। रास्ते में सिर्फ एक बड़ा स्टेशन आता है। इमरान बोला, ठीक है,
मैं इसी रूट से सफर करूंगा, मगर यहाँ से देहरादून किस तरह सफर किया जाएगा? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ से कोई ट्रेन वगैरह तो देहरादून जाती नहीं। मुजाहिद फिरोज ने कहा, तुम्हारे साथ मुजाहिद अब्दुल समद जाएगा। तुम दोनों देहाती हुलिये में होगे। अब्दुल समद इन रास्तों से खूब वाकिफ है। यहाँ से तुम्हें लारी में सफर करना पड़ेगा। मैं अब्दुल समद से बात करता हूँ, उसका मशवरा भी जरूरी है। अगर उसने कह दिया कि हाँ ये रास्ता किसी हद तक महफूज है तो फिर तुम उसके साथ यहाँ से निकल जाना। उसे इस सारे इलाके की खबर होती है कि CID का यहाँ कहाँ ज्यादा जोर है। रात और उससे अगली रात भी इमरान ने वहीं जंगल में गुजार दी। उससे अगली रात को अब्दुल समद इमरान के पास आ गया, कहने लगा, मुजाहिद फिरोज ने मुझे सारी बात बता दी है, मैं तुम्हें अपने साथ मुरादाबाद ले जाऊंगा। इमरान ने कहा, तुम्हारे ख्याल में हमें किस वक्त निकल जाना चाहिए? अब्दुल समद बोला, मेरी तरफ से आज रात के पहले पहर निकल चलो। हमें शिमले से 20 मील मशरिक की जानिब एक जगह से लारी पकड़नी होगी। ये लारी हमें देहरादून पहुंचा देगी। इमरान ने जैकेट की जेब में से ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर समद के हवाले करते हुए कहा, समद भाई, मेरा ख्याल है अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये मुजाहिद फिरोज की अमानत है, उसे वापस कर देना। अब्दुल समद ने पिस्तौल लेकर रख लिया, कहने लगा, ठीक है, अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें 3 बजे रात को आकर जगा दूंगा। हमें ये 20 मील टट्टू पर सफर करना होगा। उसने कोने में रस्सी पर लटके हुए देहाती टाइप के कपड़े उतार कर इमरान के हवाले करते हुए कहा, चलने से पहले ये लिबास पहन लेना, जैकेट और पतलून वगैरह किसी गठड़ी में बांध कर साथ रख लेना। अब्दुल समद चला गया। उसके जाने के बाद इमरान ने पहला काम यह किया कि कपड़े उतार कर देहातियों वाले कपड़े पहन लिए। अपने कपड़ों में से सिर्फ पतलून और अपने शूज को कपड़े में लपेट कर उसकी गठरी बनाकर एक तरफ रख दी। पाँव में पहनने के लिए वहां मूंज यानी पाल की बनी हुई 4-5 चप्पलें पड़ी थी। उसे इनमें से एक चप्पल पहनकर वहां से निकलना था। इमरान लालटेन बुझाकर सो गया। रात के पिछले पहर जबकि बाहर रात का अंधेरा छाया हुआ था, अब्दुल समद ने आकर उसे जगा दिया। जल्दी से तैयार हो जाओ। उसने देहातियों के कपड़े पहने, पाँव में मूंज की चप्पल पहनी जो देहाती और मजदूर लोग अक्सर पहनते हैं, और समद के साथ कैबिन से बाहर निकल आया। आसमान पर सितारे पूरी आबोताब के साथ चमक रहे थे। अंधेरा भी था और धुंधली धुंधली नीली रोशनी भी थी। रात सर्द थी, शबनम गिर रही थी। एक जगह दरख्त के पास एक मुजाहिद 3 खच्चर लिए खड़ा था। वो इन खच्चरों पर सवार हो गए। रास्ता दिखाने के लिए वो आदमी जो खच्चर लाया था और जो उनका एक तरह से गार्ड था, उनके आगे आगे चलने लगा। स्पीडर सुबह की नमदार होने तक वो हिमाचल प्रदेश के इन जंगलों, वादियों, गाठियों और खड़नालों में सफर करते रहे। सुबह नमदार हो चुकी थी कि वो एक पतली सी पुख्ता पहाड़ी सड़क पर निकल आए जो बल खाती दूसरे पहाड़ की तरफ चली गई थी। अब्दुल समद ने गाइड को रुखसत कर दिया। वो तीनों खच्चरों को लेकर वापस चला गया। इमरान के लिए यह सारा इलाका अजनबी था। वो इस तरफ कभी नहीं आया था। उसने अब्दुल समद से पूछा, हम किस जगह पर आ गए हैं लाला? उसने कहा, यह हिमाचल प्रदेश का शुमाल मशरकी इलाका है। यहाँ थोड़ा आगे जाकर हमें देहरादून जाने वाली कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। वो सड़क के किनारे किनारे होकर आगे को चल पड़े। आगे चढ़ाई आ गई, इसके बाद उतराई शुरू हो गई। इसके बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई आई और एक जगह समद सड़क किनारे पत्थरों पर बैठ गया। कहने लगा, यहाँ बैठकर हम देहरादून जाने वाली लारी का इंतजार करेंगे। समद और इमरान ने पुराने बोसीदा से कंबल कांधों पर डाल रखे थे। कपड़ों की गठड़ी इमरान ने कंबल के अंदर छुपाई हुई थी। जहाँ वो बैठे थे वहाँ काफी नीचे एक शादाब वादी सुबह की धूप में साफ दिखाई दे रही थी। आसमान पर बादल खुली हवा में तैर रहे थे। इमरान को यह मंजर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन कुदरत के इन हसीन मनाजर से लुत्फानंदोज होने का उसे ज्यादा मौका नहीं मिलता था। चुनाचे उसने अब्दुल समद से कहा, आगे देहरादून तक भी चेकिंग वगैरह का खतरा हो सकता है। समद बोला, ज्यादा तशवीश की बात नहीं है। CID और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ज्यादा जोर और दबाव शिमले से सोलन, चंडीगढ़ और जालंधर, जम्मू वगैरह तक ही हो सकता है। इसके आगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी का सूबा शुरू हो जाता है। उस तरफ हमारे लिए ज्यादा खतरा नहीं होगा। वो काफी देर तक पहाड़ी सड़क के किनारे धूप में बैठे लारी का इंतजार करते रहे। बहुत इंतजार कराने के बाद दूर से एक लारी आती दिखाई दी। समद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि लारी आ गई है, वरना कभी कभी तो लारी को 2-2 घंटे लग जाते हैं। लारी करीब आई तो अब्दुल समद ने हाथ देकर उसे रोक लिया। वो दोनों उसमें सवार हो गए। लारी चल पड़ी। रास्ते में 2-3 जगहों से पहाड़ी सड़क टूटी हुई थी। लारी ने दिन के 11 बजे उन्हें देहरादून पहुंचा दिया। वहां से उन्होंने दूसरी लारी पकड़ी जो हरिद्वार तक जाती थी। हरिद्वार पहुंचने के बाद अब्दुल समद ने कहा, यहाँ से तुम आगे अकेले सफर करोगे, मैं अब वापस चला जाऊंगा। मैं तुम्हें लारी अड्डे से नजीबाबाद जाने वाली लारी में सवार करा दूंगा। नजीबाबाद से तुम दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ लेना। अब्दुल समद इमरान को नजीबाबाद जाने वाली लारी में सवार कराकर चला गया। नजीबाबाद तक पहुंचते पहुंचते दिन गरूब हो गया। नजीबाबाद अब बहुत बड़ा शहर बन गया था। इसका स्टेशन भी काफी वसी था। ये एक जंक्शन था। मालूम हुआ कि एक पैसेंजर ट्रेन रात के 10 बजे नगीना, बजनूर और मुरादाबाद से होती हुई दिल्ली जाएगी। इमरान उसी देहाती लिबास में दिल्ली का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। रात हो गई तो उसने जाकर थोड़ा बहुत खाना खाया और प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन का इंतजार करने लगा।
आखिर ट्रेन आ गई। अभी तक सफर खैरियत से कटा था और कोई परेशान कर देने वाली सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी। रात के 12 बज चुके थे जब ट्रेन दिल्ली पहुंची। दिल्ली के स्टेशन पर पहुंचकर इमरान ने सबसे पहला काम यह किया कि सेकंड क्लास के वेटिंग रूम के बाथरूम में जाकर अपने देहाती कपड़े उतारकर जैकेट और पतलून पहन ली। कपड़ों की उसने गठड़ी से बनाकर वहीं एक ट्रैश कैन में फेंक दी। यहाँ से उसे बम्बई जाना था। बम्बई जाने वाली गाड़ी सुबह सुबह रवाना होती थी। बाकी रात उसने सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में गुजार दी। सुबह हुई तो उसने बाहर जाकर बम्बई का थर्ड क्लास का टिकट खरीदा और वापस प्लेटफॉर्म पर आ गया। ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन थी जो उसी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी जहां इमरान बैठा था। ट्रेन में काफी रश था। वो एक डब्बे में कोने वाली सीट पर बैठ गया। अब उसका दिल्ली से बम्बई की तरफ सफर शुरू हो गया। ये सफर भी काफी तवील था। बहरहाल वो खैरियत से बम्बई पहुंच गया। उस वक्त बम्बई में दिन के 11 बजे का वक्त था। बम्बई में हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। उसने टैक्सी पकड़ी और सीधा स्टार सेठ के रेस्ट हाउस में आ गया। वहां से उसने स्टार साहब को फोन करके बताया कि वो बम्बई पहुंच गया है। स्टार साहब ने कहा, तुम आराम करो, मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ। रेस्ट हाउस का बूढ़ा मुलाजिम इमरान के लिए चाय बना कर ले आया। आधे घंटे बाद स्टार सेठ भी आ गया। वो बड़ा खुश दिखाई दे रहा था। उसने इमरान को गले लगा लिया और बोला, तुमने जो काम किया वो सिर्फ तुम ही कर सकते थे। भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति के कत्ल की खबर को भारत सरकार ने दबाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अखबार वालों ने खोज लगाकर इसे जिली सुर्खियों से छाप दिया। ये खबर पाकिस्तान भी पहुंच गई है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि न्यूक्लियर राकेटों पर काम करने वाला भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति कत्ल कर दिया गया है। इस कत्ल से भारतीय हुकूमत को शदीद धचका भी लगा है और उसकी दूसरे ममालिक में बदनामी भी हुई है कि हुकूमत अपने मुल्क में अहम तरीन शख्सियात की हिफाजत नहीं कर सकती। इमरान ने कहा, यह तो होना ही था। फिर उसने स्टार सेठ को सारा वाकया सुना दिया और कहा, अगर मुझे बम्बई की लड़की कारमन ना मिलती और वो मुझे अपने कजन कैप्टन हेनरी से ना मिलाती तो मैं अपने मिशन में इतनी जल्दी और इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकता था। स्टार सेठ ने कहा, यह लड़की कारमन अभी तक मेरा ख्याल है अपनी माँ के साथ शिमले में ही होगी। उसके कजन कैप्टन हेनरी को तो फौज ने हिरासत में ले लिया होगा क्योंकि उसकी वजह से डॉक्टर रघुपति का कत्ल हो गया है। हो सकता है उसके साथ ही कारमन भी अपनी माँ के साथ बम्बई वापस आ जाए। इसलिए तुम्हें जब तक तुम यहाँ हो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इमरान ने कहा, मेरा अब यहाँ रहना बेकार है। मैं सोच रहा हूँ कि वापस कश्मीर के महाज पर चला जाऊँ। वहाँ मुजाहिदीन को मेरी जरूरत होगी। स्टार सेठ ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, मुझे ऊपर वालों से रब्ता करके मालूम कर लेने दो कि तुम्हारे लिए कोई दूसरे अहकामात तो नहीं है। ये बहुत जरूरी है। हो सकता है उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा हो। इमरान बोला, ठीक है, मगर मुझे इस बारे में जल्दी मालूम हो जाना चाहिए। स्टार सेठ ने कहा, मैं आज रात ही मालूम कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर वालों को अभी पता नहीं चला कि तुम बम्बई पहुंच गए हो। उन्हें तुम्हारे मिशन की कामयाबी का तो इल्म हो चुका है। इमरान और स्टार साहब ने रात का खाना वहीं खाया। फिर वो ये कहकर चले गए कि कल तुम्हें तुम्हारे अगले प्रोग्राम के बारे में कोई हतमी बात बता सकूंगा। इमरान एक तवील सफर के बाद काफी थक चुका था। बत्ती बुझाकर सोया तो दूसरे दिन 11 बजे उठा। नहा धोकर नाश्ते की बजाय सिर्फ चाय की एक प्याली पी और मुलाजिम से मालूम किया कि स्टार साहब का फोन तो नहीं आया था। उसने बताया कि अभी तक कोई फोन नहीं आया। 2 बजे इमरान बेडरूम में अकेला बैठा खाना खा रहा था कि स्टार साहब का फोन आ गया। उसने कहा, मैं शाम को आऊंगा और हस्बे आदत साथ ही फोन बंद कर दिया। इमरान सोचने लगा कि उसके लिए किसी दूसरे मिशन के अहकामात आए होंगे जो टेलीफोन पर स्टार साहब ने कोई बात नहीं की। उसका अंदाजा दुरुस्त निकला। स्टार सेठ जब शाम को आया तो उसके चेहरे के तासरात बता रहे थे कि वो इमरान के लिए कोई नया प्लान लेकर आ रहा है। स्टार सेठ इमरान के पास बैठ गए और कहा, लगता है तुम्हारे इस मिशन की कामयाबी और भारतीय साइंसदान डॉक्टर रघुपति की मौत के साथ ही भारतीय सरकार के हालात संगीनी अख्तियार कर गए हैं। क्या कोई खास बात हुई है? इमरान ने पूछा। स्टार सेठ बोला, खास बात क्या है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जिस अंदाज में और जितनी तेजी से मुझे मलिक साहब का वायरलेस पैगाम मिला है इससे साबित होता है कि भारत की हुक्मरान जमात बीजेपी के अंदर इस कत्ल से खलबली मच गई है। इमरान के तजस्सुस में मजीद इजाफा हो गया था। उसने स्टार सेठ के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मलिक साहब का पैगाम क्या था? स्टार सेठ ने कहा, लगता है वो बड़ी जल्दी में थे। बस इतना ही कहा है कि कमांडो इमरान अगर बंबई में ही है तो उसे अभी कहीं ना जाने देना, मैं पहुंच रहा हूँ। इमरान सोचने लगा कि मलिक साहब जरूर किसी बड़ी अहम मुहिम का आगाज करने वाले हैं। ये मुहिम किस किस्म की हो सकती है? इमरान की सोच फौरी तौर पर किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। उसने स्टार सेठ से पूछा, आपके ख्याल में इस नए प्रोजेक्ट की नौयत क्या हो सकती है? स्टार सेठ ने कंधे ऊपर उठाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मलिक साहब मेरा ख्याल है पहुंचने वाले होंगे, इस बारे में वही कुछ बता सकेंगे। स्टार सेठ ने नया सिगरेट सुलगा लिया और वो नए मिशन के बारे में अपने अपने अंदाजे से क्या सराहियां करने लगे।